सभी का फिर से स्वागत है आप लोगों को। सभी सैया दीदियों को, सभी को जोहार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सैयाओं को जो गतिविधियां कर रही हैं उसमें समय समय पर हम लोग बहुत सारी जानकारियां उन तक पहुंचाते हैं। इस माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से भी। और आपके ट्रेनर भी, या आपके ज़िला में या प्रखंड में जो आपके साथीगण हैं वो भी आप लोग को देते ही हैं। तो एक सम्मिलित रूप है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बन पाए आप ही के विषयों पर, और आपकी जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से हो। तो उसी के लिए हम लोग एक ये 3 दिवसीय एक प्रशिक्षण ऑनलाइन है, जिसका आज पहला दिन है। ये गतिविधियाँ उस इस 3 दिनों में हम लोग HPYC, होम बेस्ड यंग चाइल्ड, जो हमारे हैं, जो हमारे 1 महीना से ऊपर बच्चे हैं, उनको 15 महीने तक हम लोग कंटिन्यू देखभाल करते हैं सैया दीदी लोग। तो उनके लिए ये कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण में हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे। और आज जो विषय हैं उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि HPYC क्या है, और उसके तहत जो अन्य गतिविधियां हैं उसमें हम लोग पोषण के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बीच में आप ही के जिलों से और या प्रखंड प्रखंड से हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो सैया प्रोग्राम को देखते हैं झारखंड में, हमारे बीच में गोड्डा के DPC आरिफ हैदर जी हैं, और राज्य प्रशिक्षक दल के तरफ से शर्मिष्ठा सरकार जी हैं, जो पूरक तत्व, टीकाकरण पर, आरंभिक बाल विकास और परिवार नियोजन, प्रत्येक गृह भ्रमण पर किए जाने वाले कार्य, गृह भ्रमण के दौरान रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, जो हम लोग, जो सैया दीदी लोग गृह भ्रमण के दरमियान वो फॉर्म भरती हैं। तो आज का विषय रहेगा छोटे बच्चों की गृह कार्यक्रम का क्या है, उसी पर थोड़ा सा परिचय देंगे, और फिर हम लोग पोषण पे बात करेंगे, और आने वाले दिनों में अन्य चीज़ों पर करेंगे। ये ऑनलाइन है, और ये चीज़ें आपके किताब में भी होंगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और प्लस इको के माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ इको इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं। कई कई सैया दीदी ने उसमें प्रशिक्षण भी लिया होगा, वो भी माध्यम कर सकते हैं, या आपके जिलों के सैया साथी या BTT द्वारा भी इसमें आप लोग को समय समय पर ट्रेनिंग दिया है। तो ये एक प्रशिक्षण है कि एक रिफ्रेशर के तौर पर आप लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, और सब जान रहे हैं कि 11 तारीख को इसका असेसमेंट होने जा रहा है ऑनलाइन। तो वो आप कोई से भी माध्यम से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। सत्र परिचय का है, जो कि 5 सेशन में विभस विभाजित किया गया है, और इसके बाद हम लोग पोषण पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आज के सत्र का दूसरा हिस्सा है। तो पहले हिस्से में हम लोग देख रहे हैं कि जो 5 इसके रूप हैं, उसमें है HBYC क्या है? आज ये हम लोग जानेंगे, HBYC क्यों? क्या इसकी आवश्यकता है? इस पर भी चर्चा करेंगे। गृह भ्रमण की क्या सारणी है HBYC के अंतर्गत? इस पर चर्चा होगा। संचार कौशल, कैसे हम लोग जो इसके तत्व हैं उसको लोगों तक प्रस्तुत करेंगे, उसके संचार कौशल पे चर्चा होगी, और गृह भ्रमण की क्या हम लोग तैयारी करेंगे। ये 5 विषय हमारा आज के सत्र में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग HBYC क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो HBYC के बारे में हम लोग पहले से ही अवगत हैं कि ये एक योजना है, जिसके तहत हम लोग छोटे बच्चों के घर पर भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करते हुए हम लोग चिन्हित करते हैं कि उनकी
स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वच्छता विषय पर उनके परिवार में क्या जानकारी है और उसमें क्या और गुणात्मक विकास किया जा सकता है। तो ये जो हमारा एचबीवाईसी है, ये एचबीएनसी का ही एक बृहत कंपोनेंट है। एचबीएनसी के अंतर्गत हम लोग नवजात शिशु की देखभाल करते थे और उसके लिए हम लोग 7 बार उनके घर पर जो निर्धारित अवधि है, उसके अंतर्गत हम लोग वहाँ जाते थे और इसके अंतर्गत हम लोग जो चर्चा हम लोग करते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपके प्रेज़ेंटेशन में दिखाई दे रहा है कि नवजात शिशु को माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाना, इस विषय पर हम लोग चर्चा करते थे, यानी कि कोलोस्ट्रम फीडिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चे का पहला टीका के रूप में भी इसको माना जाता है। उसके बाद हम लोग जाते थे तो शिशु के लिए त्वचा से त्वचा की गर्माहट पे चर्चा करते थे कि बच्चा जो है वो ठंड ना लगे और बच्चे को हम लोग एक बेहतर तापमान में रख सकें। उसके बाद हम लोग माँ को सही आहार इस विषय पर एचबीएनसी के अंदर चर्चा करते थे, क्योंकि माँ को अपने बच्चों का और अपना दोनों का देखभाल करना है, तो उस समय उनको अधिक आहार की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, तो उस पे हम लोग नज़र रखते थे। माँ और शिशु के स्वास्थ्य की जाँच, इस पर भी हम लोग अपने पास जो हमारे थर्मामीटर और अन्य जो भी संसाधन होते थे, लेके जाते थे और उसके द्वारा हम लोग जाँच करते थे दोनों माँ और शिशु के स्वास्थ्य की। शिशु के टीकाकरण क्योंकि 42 दिन के अंतर्गत हम लोग एचबीएनसी करते हैं, तो हम लोग शिशु टीकाकरण के विषय पर भी हम लोग वहाँ पे जाके निगरानी करते हैं, देखते हैं। देखभाल करता देखभाल करता के हाथों की स्वच्छता, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि हाथ ही एक ऐसा व्यक्ति के शरीर का अंग है जो हमेशा कहीं न कहीं, किसी न किसी दूसरे चीज़ के संपर्क में रहता है और वहाँ से जो भी अ, बीमारी है वो लोगों तक पहुँच सकती है। इसलिए हाथों की स्वच्छता के बारे में हम लोग विशेषकर सबको बताते हैं कि बच्चे और जो भी माँ अभी बच्चे को जन्म दी हैं, उनके लिए हाथ धोने की बहुत आवश्यकता है, जो भी देखभाल करता है या उनसे मिलने आते हैं उनके लिए भी। और जेएसएसके के अंतर्गत निःशुल्क जो चिकित्सक सेवाएँ हैं और रेफ़रल की व्यवस्था है, उस पर भी हम लोग लोगों को जानकारी देते हैं। ममता वाहन है या निःशुल्क उनको भोजन की अस्पताल में जो सुविधा है, निःशुल्क उनको दवा, जाँच, ये सब सुविधा के बारे में भी हम लोग देखते थे और इसकी जानकारी दिया करते थे। तो इसके बाद हम लोग इसका देख सकते हैं कि शेड्यूल क्या था हमारा, तो तीसरा दिन अगर संस्थागत प्रसव है तो तीसरा दिन, 7वाँ दिन, 14वाँ दिन, 21वाँ, 28वाँ और 42वाँ दिन हम लोग एचबीएनसी करते थे। उसी के एक्सटेंशन में हम लोगों ने अब एचबीवाईसी ये विषय को जो आज प्रशिक्षण का हम लोग का बिंदु है, ये रखा है। ये देखा गया कि 42 दिन जैसे बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के विकास में और उनके स्वास्थ्य के लिए, तो उसके बाद के भी जो अवधि है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको देखते हुए बाल पोषण एवं आरंभिक बाल विकास में सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा पोषण अभियान के तहत छोटे बच्चों का गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम का शुरुआत किया गया और इसके अंदर जो हमारे उद्देश्य हैं वो मुख्य रूप से 3 है। पहला है कि बच्चों की जो मृत्यु है और बीमारियाँ हैं, उनमें कमी लाना और छोटे बच्चों की पोषण संबंधित स्थिति में सुधार लाना और छोटे बच्चों की सही वृद्धि और आरंभिक बाल विकास को सुनिश्चित करना। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसके तहत हम लोग 42 दिन के बाद छोड़ नहीं देते हैं और हम लोग कंटिन्यू फिर तीसरे महीने से हर 3 महीने पर तीसरा महीना, छठा, 9वाँ महीना, 12वाँ महीना और 15 महीना ये निर्धारित किए गए हैं अतिरिक्त 5 भ्रमण, जिसके अंतर्गत हम लोग एचबीवाईसी पर विशेष उनके आयु के अनुरूप जो उनकी देख-रेख के लिए आवश्यक वस्तुएँ हैं, ये बिंदुएँ हैं, उन पर हम लोग इस दौरान चर्चा करते हैं। तो
हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी चीज़ को स्पष्ट किया गया है कि जैसे हम लोग 42 दिन में पहले एचबीएनसी कर रहे थे, उसी को बाद के 3 महीने, छठे, 9वें और 12वें महीने में तथा 15 महीने पर 5 अतिरिक्त गृह भ्रमण करेंगी। सहिया को करना है एचबीवाईसी के तहत और सुनिश्चित क्या-क्या कराना है, तो वो हम लोग मोटे-मोटे जो यहाँ पे बिंदु दी गई हैं, उन पे हम लोग एक बार नज़र दौड़ाते हैं। पहला है कि जीवन के पहले 6 माह के दौरान केवल स्तनपान को बढ़ावा देना। तो जब हम लोग तीसरे महीने में वहाँ पे जाएँगे और फिर छठे महीने में वहाँ पे जाएँगे तो ये देखेंगे कि सिर्फ़ 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराया जा रहा है या उसमें कोई तरह की कोई कमी है। अगर कमी है तो फिर उसको हम लोग को पहले से ही उसपे बात करते हुए उनको सुधारात्मक हम लोग को कार्रवाई करना है और 6 माह पूर्ण हो जाने और उसके आगे के बच्चों को समय पर पर्याप्त और उपयुक्त पूरक आहार दिए जाने पर जोर देना है। अर्थात ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे को 6 महीने हो जाने के बाद भी कई बार उनको ऊपरी आहार समय पर शुरू नहीं कराया जाता है। तो इस कारण से भी बच्चे कुपोषित हो जाते हैं क्योंकि 6 महीने की अवधि में माँ का दूध बच्चों के लिए पर्याप्त रहता है, लेकिन उसके बाद का जो समय है, उसमें माँ के लिए ये बच्चों के लिए ये कंप्लीट नहीं होता है और ऊपरी आहार की बच्चों को आवश्यकता रहती है। तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका ऊपरी आहार 6 माह से ही ये प्रारंभ हो जाए और उसके बाद हमारा है कि अपने बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ हैं, उसकी पहचान करने के लिए हम लोग माँ को बताएँगे कि अगर कौन-कौन से लक्षण हैं, तो हम लोग समझेंगे कि बच्चे में खतरे का लक्षण है और स्वास्थ्य की समस्या है, ताकि समय से उनको रेफ़र किया जा सके और जो अस्पताल है, वहाँ पर हम लोग उनको सही-सही प्रबंधन उनका किया जा सके। तीसरा है कि मातृत्व एवं बाल संरक्षण एमसीपी कार्ड की सहायता से बच्चों की वृद्धि एवं विकास में होने वाली देरी की जल्दी पहचान करना। ये एक बिल्कुल नया विषय है जो एचबीएनसी के तहत नहीं है और एचबीवाईसी में जोड़ा गया है। इसमें है कि जो बच्चों के उम्र के अनुसार जो विकास होने चाहिए, कि बच्चा कब पलटना शुरू करता है, कब वो कुछ आवाज़ को पहचानना शुरू करता है, किसी चीज़ की तरफ वो मुड़ता है और रिस्पॉन्स करता है और बच्चे कब वो चलना शुरू करते हैं और खड़े होते हैं। इस ऐज के अनुसार जो उनका विकासात्मक जो है, कहीं देरी तो नहीं है, इस पर हम लोग एमसीपी कार्ड पर जो दिए गए जो हमारे विषय हैं, उसके अनुरूप माँ को सिखाते हैं कि वो नज़र रखें और अगर कोई भी तरह की कमी आती है, तो उसमें खेल के माध्यम से कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए कि वो जो बच्चे जो डिले हो रहा है उनका विकास में, वो फिर से वापस अपने मुख्य धारा में जा सकें। बचपन की सामान्य बीमारियाँ की रोकथाम और उसके प्रबंधन में भी मदद करना है एचबीवाईसी के माध्यम से। जटिलताओं के उपचार के लिए बीमार बच्चों को स्वास्थ्य संसाधनों में शीघ्र तुरंत भेजना सुनिश्चित करना। ये भी हम लोगों का दायित्व है कि जटिलताओं को पहचान करें और उनको स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ें। स्वास्थ्य संस्थाओं से घर वापस आने वाले बीमार बच्चों की दवाओं का अनुपालन एवं उनकी देखभाल के लिए उनका फ़ॉलो-अप करना। तो हम लोग देखते हैं कि चाहे वो बच्चे एसएनसीयू में भर्ती हों या एमटीसी में भर्ती हों, ऐसे बच्चे जो इलाज के लिए जब वहाँ जाते हैं और फिर उनको अस्पताल से फ़ॉलो-अप करने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो ये सुचारू रूप से हम लोग ये फ़ॉलो-अप की प्रक्रिया गाँव में सुनिश्चित कराएँ कि एनटीसी से रिटर्न होने के बाद 4 बार फ़ॉलो-अप होना चाहिए या ऐसे भी एसएनसीयू से भी जो बच्चे डिस्चार्ज होते हैं, तो उनको डॉक्टर जो समय निर्धारित करते हैं फ़ॉलो-अप के लिए, तो वो जाएँ। ये चीज़ भी हम लोग एचबीवाईसी के तहत सुनिश्चित कराएँगे। अब हम लोग का अगला विषय है कि एचबीवाईसी क्यों? क्यों आवश्यक है? तो हम जल्दी से इसको पढ़ के सुनाते हैं क्योंकि हम लोगों ने इस पे अपने प्रशिक्षण के दौरान चर्चा किया है। जीवन के पहले 6 सप्ताह शिशु के लिए
जोखिम का समय होता है और इस दौरान नवजात शिशु की गृह आधारित देखभाल के लिए बार-बार गृह भ्रमण महत्वपूर्ण है। यानी कि ये 6 सप्ताह से मतलब है 42 दिन की बात हो रही है या डेढ़ महीना जो हम लोग इसको समझते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एचबीएनसी भ्रमण करते हैं उनके यहाँ। लेकिन ये देखा गया है कि 42 दिनों के बाद का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भी देखा गया है कि लगभग 3 माह की आयु और उसके बाद स्तनपान करवाना बंद करना, ये माँ के द्वारा इस तरह की भी या घर के द्वारा कहा जाए तो इस तरह के भी प्रैक्टिस नज़र आते हैं कि 3 महीने के बाद स्तनपान बंद करा दिया जा रहा है या 6 माह के बाद पूरक आहार प्रारंभ करने में विलंब होता है और पूरक आहार एवं बीमारी के दौरान सही देखभाल उम, ना मिलना आदि जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा इस दौरान घरों में जल स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ-सफाई की कमी और घर के बच्चों का पालन-पोषण करने की रीति-रिवाज के फलस्वरूप बच्चों के उचित शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बाधा बनती है। सुव्यवस्थित गृह भ्रमण द्वारा इन समस्याओं में भी जल्दी पहचान और उचित कार्रवाई की जा सकती है और इस प्रकार इन कारकों के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जैसा इसमें स्पष्ट हो रहा है, हम लोगों ने इस मॉड्यूल में देखा जो, तो ये स्पष्ट है कि क्यों एचबीवाईसी ज़रूरी है। यानी कि न डेढ़ माह जो हम लोग बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों के द्वारा कहीं न कहीं कुछ कमी नज़र आती है। चाहे तो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक कराना हो या ऊपरी आहार शुरू करने की बात हो या जटिलता की पहचान करने की बात हो या अस्पताल में उसका प्रबंधन, तो उस समय भी हम लोग जो उसके साथ भ्रमण करेंगे, ये एचबीवाईसी के तहत सुनिश्चित किया जा सकता है और हम लोग उसको बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एचबीवाईसी आवश्यक है। तो ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह, 15 माह, ये जो 5 अतिरिक्त जो हमारा भ्रमण है एचबीएनसी के बाद, ये ही हमारा समय सारणी है एचबीवाईसी का। देख रहे हैं कि आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो हम लोग अब हम लोग अनुरोध करेंगे शर्मिष्ठा जी से कि वो ये संचार कौशल जो विषय है, इस पर बात करें। सॉरी सर। सभी को नमस्कार, जोहार। मैं शर्मिष्ठा और एचवीवाईसी के तहत हम लोग अभी देखेंगे कि संचार कौशल क्या है और हम इसको कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि आपने पूरा सुना आरिफ सर के द्वारा कि एचवीएनसी से हम लोग एचवीवाईसी तक कैसे जाते हैं और उनके कितने भ्रमण होते हैं और उस भ्रमण में हम क्या-क्या करते हैं। जैसे कि आपने एनसी के दौरान भी संचार कौशल करते हैं, वैसे ही आपने एचबीवाईसी के साथ भी जब आप जाएँगे, तो संचार कौशल कैसे करेंगे और संचार कौशल क्या होता है, ये आप जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संचार कौशल में हम ये याद रखेंगे कि पहले हमें अभिवादन करना और परिवार का हाल-चाल पूछना है। ये समझना है कि आप गृह भ्रमण क्यों कर रही हैं और आप यहाँ उनके मदद के लिए आए हैं। तीसरा ये कि मित्रता और सम्मानपूर्ण व्यवहार करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग सैया दीदी हैं, तो सैया के मतलब ही होता है कि मित्रता से व्यवहार करें और उनसे बात करें। तो हमें ये बात याद रखनी होगी। चौथा ये है कि सौम्य भाषा का उपयोग करना। सौम्य भाषा मतलब जो सरल के साथ-साथ शांत और नरम आवाज़ का भी हो, तो ऐसे बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे और उनसे बात करेंगे। स्थानीय भाषा में सरल शब्दों का उपयोग करना और उचित सलाह देना। यानी कि जब हम स्थानीय भाषा यानी कि जिस जगह हम जा रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ जो भी भाषाएँ बोली जाती है, हम कोशिश करेंगे कि उस भाषा में उनको बात करें, उनसे बात करें
और जो उचित सलाह होगी उस जिस दिन हम जा रहे हैं, उस दिन जो उचित सलाह होगी, वही उचित सलाह उनको दें उस दिन के लिए। ध्यान से सुनना एवं माँ तथा देखभालकर्ता या परिवार के सदस्यों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम लोग सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं या बोल के हम लोग शायद अपने कामों से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि हम लोग धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनें। जो माँ है, अगर माँ के साथ हम लोग बैठे हैं उनके बच्चों के साथ बात करने के लिए, तो उनके बारे में हम लोग सुने या उनको प्रोत्साहित करें कि वो बोले कुछ कि क्या-क्या बच्चों के साथ दिक्कत है या क्या वो कर रही हैं। या परिवार के जो सदस्यों के साथ अगर हम बैठे हैं तो उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित की जाए। माँ, देखभालकर्ता और सदस्यों जो कहना चाहते हैं, उसे धैर्य से सुनना है और जो भी वो मतलब बात कर रहे हैं, उनको सुनना है और ये नहीं कि नहीं-नहीं आप ये गलत बोल रही हैं, ऐसे बातों को हम लोग ना बोले और ऐसे बातों से अगर वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं, तो हम अपने जो सलाह होगी, उचित सलाह, उसको हम अंत में वो उचित सलाह देंगे लेकिन उनकी बातों को हम सीधे तरीके से नकारात्मक रूप से काटेंगे नहीं। कोई भी समस्या होने पर परिवार के साथ सहानुभूति ज़ाहिर करना, यानी कि उनके साथ अगर कुछ भी बात ऐसी हो जाए, तो आप ये सहानुभूति ज़ाहिर करेंगे कि हाँ, आप उनके साथ हैं या तो आप अपने आप को ऐसे प्रकट करेंगे कि आप उनके साथ पूरे भूतिपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। उन चीज़ों की प्रशंसा करें या करना जो माँ, देखभालकर्ता या परिवार के सदस्य सही तरीके से कर रहे हैं और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। जैसे कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शिशु का वज़न ठीक-ठाक बढ़ रहा है, शिशु की आहार वो ठीक-ठाक दे रहे हैं या जैसे हम लोगों ने पहले सलाह दिया था कि हाथ धोकर खाना खिलाना है, हाथ धोकर खाना बनाना है। अगर ऐसे वो काम को कर रहे हैं, तो फिर उनकी बातों को प्रशंसा करना और उन्हें इस बातों के लिए प्रोत्साहित करना और साथ ही आप उनके पास फिर दोबारा आएँगे इसके लिए उनको बोल के जाना या आपके जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको छोड़ के जाना कि कोई भी अगर दिक्कत हो, तो आप तुरंत मुझसे बात करें या हम इस दिन फिर आपसे आके मिलेंगे। उन चीज़ों की प्रशंसा करना जैसे कि परिवार के लोगों ने, सदस्यों ने सही तरीके से कर रहे हैं और उनको ये आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देना। वो जो कर रहे हैं, उनके लिए आप उनको प्रशंसा तो कर ही रहे हैं, उसके साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी ये बढ़ावा देना तथा आप अगर उनको सहानुभूतिपूर्वक और प्रशंसा करेंगे उनके कार्य के लिए, तो उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। इनके लिए भी आप उनको प्रोत्साहित करेंगे। किसी भी बात पर आप निर्णायक की भूमिका नहीं बनेंगे या नहीं बनना। मतलब अपने आप ही आप उस जगह कुछ भी निर्णय नहीं लें कि हाँ, हाँ, यही सही है, मैं जो बोल रही हूँ यही सही है, आप जो कर रहे हैं ये गलत है। तो किसी भी समय आप इस तरह से निर्णायक नहीं बनेंगे। सही सवाल पूछना, निरंतर स्वरूप के सवाल पूछना यानी कि खुले सवाल पूछना, जहाँ आपको माँ या देखभालकर्ता से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हो सकती है। सही सवाल पूछना यानी कि जो सवाल अगर आप उस समय के लिए जो सवाल सही है, आप वही सवाल को उनसे पूछेंगे। यानी कि अगर कोई भी सवाल आप पूछ रहे हैं, तो ऐसे जवाब ना हो कि सिर्फ़ हाँ और ना में वो जवाब दें। ऐसे कुछ सवाल पूछें जिसमें कि आपको समझने में सुविधाएँ हो कि वो सवाल खुले सवाल है। जैसे अगर आप उनको पोषण के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने आज क्या खाया? तो आपको 1 दिन पहले से चलना होगा कि कल इसने क्या खाया था, कब खाया था, कितना खाया था और तभी आपको पता चलेगी जब वो बोलना शुरू करेंगे कि कल से आज तक उन्होंने क्या-क्या उनको दिया। तो ऐसे कुछ खुले सवाल पूछेंगे, ना कि हाँ और ना में जवाब दें, ऐसे कोई सवाल उनसे पूछें। सुनिश्चित करना कि परिवार के सदस्यों या माँ के मन में कोई भी सवाल तो नहीं है। यानी कि जब आप वहाँ से आ जाएँगे या उनके साथ जो सवाल करेंगे,
तो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई और सवाल उनके मन में आए थे क्या और वो आपसे पूछ नहीं सके। अगर ऐसा है तो आप दोबारा उनके साथ ये बात को पूछने में उनको प्रोत्साहित करेंगे कि कोई भी सवाल है तो वो बेझिझक आपसे पूछें और आप उनका जवाब दे सकें। अ, उक्त गृह भ्रमण के बाद परिवारों को धन्यवाद देना और उन्हें सूचित करना कि आप उनसे मिलने के लिए दोबारा कब आएँगे। जब भी आपकी उस दिन की गृह भ्रमण समाप्त हो रही है, तो परिवार को आप ज़रूर धन्यवाद दें। जैसे कि आप शुरू में जाके उनको अभिवादन किए थे, वैसे ही परिवार को धन्यवाद दें और फिर आप दोबारा कब आएँगे इसके बारे में उनको ज़रूर बता के आएँ। गृह भ्रमण के दौरान आशा निम्न वस्तुओं को साथ रखेंगी। गृह भ्रमण में जब आप उनके साथ जाएँगे, तो अपने साथ क्या-क्या ले जाएँगे और वो ज़रूर ले जाएँगे ताकि आपको उस दिन की गृह भ्रमण पूरा करने में पूरे सहायक हो। जैसे कि आशा डायरी या रजिस्टर, जो आपके पास है एचबीवाईसी रजिस्टर, वो आप ज़रूर आपके पास उस दिन ले जाएँ। और 15 माह से छोटे बच्चों की जो सूची आपने तैयार किया है, उसके लिए ये रजिस्टर है, तो ये ज़रूर रखें। एचबीवाईसी कार्ड, ये किए गए कार्यों को दर्ज करने के लिए आपका ये एचबीवाईसी कार्ड है। एमसीपी कार्ड, ये कार्यों को दर्ज करने के साथ इनमें जो मुख्य संदेश है माँ के लिए, ये उनको समझाने के लिए है। एचबीएनसी किट, एचबीएनसी किट आप उनके साथ जब एचबीएनसी करने जाते हैं, तो ये भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, जिसमें एक डिजिटल थर्मामीटर होती है, वज़न मशीन होती है, चम्मच, दवाइयाँ और जो कंबल वगैरह आपको बैग जो दिया गया है, वो सारी चीज़ होते हैं। दवा किट जो दवा है, वो जो आपके पास है, जो आयरन सिरप है या जो ओआरएस की पैकेट है, वो आपके पास ये होनी चाहिए। आरंभिक बाल विकास के लिए स्क्रीनिंग के लिए जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, जो आवश्यक वस्तुएँ एचबीवाईसी किट में आपको दिया गया है, आपको आप उसको जान रहे हैं, क्या-क्या है? जिसमें कि एक संलग्न धागे के साथ लाल चूड़ी या एक घंटी, जैसे आप लोग करते हैं, एक लाल चूड़ी, एक लाल धागे के साथ बाँध के बंधा हुआ है, वो एक चूड़ी रहेगी। एक घंटी है, जो छोटा-सा जैसे आप लोग देखते हैं कि घंटी है, एक टॉर्च है, प्लास्टिक का एक छोटा-सा शीशा है, 1 इंच के एक टुकड़े हैं जो छोटा-छोटा क्यूब है चौकोर वाले, कुछ मोती है या मुनक्का जैसे कि छोटे-छोटे किशमिश जैसे वो है। चाय का 1 कप या प्लास्टिक का कटोरा, जो लाल रंग के प्लास्टिक का कटोरा है बैग में। क्रेयॉन का एक पैकेट, जो छोटा-छोटा मोम जैसे कलर दिया गया है उसका पैकेट और लिखने के लिए एक पैड दिया गया है, वो भी है। खिलौने वाली जो कार है, एक लकड़ी का बना हुआ वो कार और लाल रंग की जो गेंद है वो, खिलौने के लिए जो खिलौने वगैरह हैं उसको ढक्कन के लिए वो कवर के लिए छोटा-सा एक कपड़ा है और गुड़िया है। ये सारे आपके साथ अवश्य होनी चाहिए। तो अगला विषय हम लोगों का जो आज दूसरा चैप्टर है, वो पोषण पर आधारित है। तो पोषण के लिए आज हम लोगों के पास पोषण के अंतर्गत 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला है केवल स्तनपान। इस विषय पर चर्चा होगा पहले, उसके बाद पूरक आहार, उसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पर बीमार और कुपोषित बच्चों का आहार, इस पे चर्चा करेंगे। चौथे नंबर पर वृद्धि निगरानी, ये विषय होगा और समीक्षा के लिए जैसा तय हुआ है कि आप लोगों का एक परीक्षा होगा ऑनलाइन, उस समय समीक्षा की जाएगी। केवल स्तनपान जो हम लोग का आज का पहला विषय है, पोषण से संबंधित, उस पे अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि केवल स्तनपान क्या है? तो जैसा आप लोग शुरू से जानते आए हैं और सहिया के मॉड्यूल 1 से 7 के बीच में इस विषय पर कई बार हम लोगों का आपस में चर्चा रहा है कि केवल स्तनपान 6 माह तक
बच्चे को सिर्फ़ माँ का दूध देना और उसके अतिरिक्त बच्चे को कोई भी पदार्थ नहीं दिया जाना, पानी के रूप में या किसी भी अन्य रूप में उनको नहीं दिया जाना, यही हमारा केवल स्तनपान कहलाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह 6 माह का जो समय है उसको 180 दिन के रूप में दर्शाया गया है कि 180 दिन तक केवल माँ का दूध पिलाया जाए। माँ के दूध में सभी पदार्थ होते हैं, वह जीवन के पहले 6 महीने के दौरान माँ का दूध बच्चे के लिए एक संपूर्ण भोजन है। यानी बच्चे को जितनी भी पोषण या न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो सारा माँ के दूध में रहता है, इसलिए बच्चे को उसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन से रहित है, वही है माँ का दूध। अगर हम लोग ऊपर से कोई भी चीज़ बच्चे को अगर देते हैं, अगर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है भी, तो भी जो हमारे पर्यावरण में या जो हमारे एनवायरनमेंट में जो इन्फेक्शंस हैं या कीटाणु हैं, वो उसके अंदर होते हैं, लेकिन माँ का दूध में इस तरह के नुकसान करने वाले कोई भी कीटाणु नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ बच्चे के लिए एक उपयुक्त आहार है। केवल स्तनपान के लाभ, लाभ ये है कि यह बच्चे को बीमारी से बचाता है तथा बच्चों के मानसिक विकास में मदद करता है। जो बच्चे को 6 माह तक सही से अगर स्तनपान होता है, तो वो बड़े होकर मानसिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी उनका विकास बेहतर होता है। अन्य बच्चे जिनको ये नहीं मिल पाता है, उनको बड़ी उम्र में या एक अ, अधेड़ की उम्र में जाकर ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एलर्जी, तरह-तरह की बीमारी जो हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में आम हो गया है। वो सारी बीमारी अगर वो बच्चे को समय पर पूरे 6 माह तक स्तनपान नहीं कराया गया हो, तो इसकी वजह से भी ये सारी समस्याएँ आती हैं। शिशु के इसका एक और फ़ायदा ये है कि शिशु के माँगने पर बार-बार और जब तक वो चाहे दूध पिलाना चाहिए। शिशु को दिन और रात 24 घंटे 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए। शिशु को बार-बार दूध पिलाने से दूध अधिक मात्रा में बनता है। यानी कि जितना माँ दूध पिलाएँगी, उतना ही माँ को और दूध बनने में मदद होता है और ये जब चाहें तब अवेलेबल है और ना गरम करने की ज़रूरत है, ना और कोई प्रकार से। ये एक उपयुक्त तापमान में जो बच्चे को चाहिए, इन्फेक्शन फ्री एक उचित आहार है, जो कि दिन में और रात में दोनों समय हम लोग इनको बच्चे को दे सकते हैं और माँ के पास ये आहार रेडीमेड अवेलेबल है, तो ये हम लोग इसके फ़ायदे हैं स्तनपान से बच्चों के लिए। दूसरा है कि शिशु को पहले 6 महीने के दौरान पानी, तरल पदार्थ या किसी अन्य दूध की आवश्यकता नहीं होती है। माँ का दूध गर्म और शुष्क मौसम में भी शिशु को पानी की आवश्यकता को पूरा करता है। यानी कि खूब गर्मी है, तपिश है, तो इससे कोई बच्चे को फ़र्क नहीं है, माँ के दूध में वो उतना तरल पदार्थ की मात्रा है कि बच्चे को ऊपर से कोई पानी की ज़रूरत ना पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्तनपान के बारे में जो हम लोग को देखना है और सलाह देना है, वो है स्तनपान की सही स्थिति। ये फ़ोटो में भी हम लोग देख रहे हैं कि माँ अपने गोद में बच्चे को लेके बैठ के जो स्तनपान करा रही हैं, तो ये विधि हम लोग इसको देख रहे हैं, हालाँकि लेट करके माँ को पीठ में दर्द या ऐसी परेशानी का सामना नहीं होता है, लेट कर के मतलब चेयर में मतलब बैठ के ही लेकिन पीठ को चेयर में लदा कर अगर माँ दूध पिलाती हैं, तो उनसे भी उनको आराम होता है। तो शिशु को अपनी गोद में पकड़ते समय माँ को केवल सिर या कंधे को ही नहीं बल्कि शिशु के कूल्हे को भी सहारा देना चाहिए। तो देख रहे हैं कि बच्चे को ये जो पूरे जो कूल्हा से लेकर उसका सर है, पैर है और पूरे शरीर है, उसको माँ अपने हाथ से प्रॉपर सहारा देना है, ये सही स्थिति माना जाता है दूध पिलाने के लिए। माँ को शिशु और अपने शरीर के निकट रखना चाहिए, यानी माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो वो बिल्कुल बच्चे को अपने जितने नज़दीक वो रखती हैं और अपने शरीर से टच करके रखती हैं, तो उससे तो तापमान के दृष्टिकोण से भी बच्चे को फ़ायदा है और दूध पिलाने में भी बच्चे को भी आसानी होती है। शिशु का मुँह माँ के वक्ष की ओर होना चाहिए
और शिशु के नाक चूचक के सामने होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे को जो दूध पिलाया जा रहा है, तो उसकी स्थिति के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे का नाक जो है स्वस्तन के पास बिल्कुल नाक उसका सटा होना चाहिए, ये स्थिति सही मानी जाती है। इसका हम लोग और आगे डिटेल्स देख सकते हैं कि ये फ़ोटो में जो दिख रहा है, नीचे वाला एरियोला जो काला वाला भाग एरियोला जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो नीचे वाला ज़्यादा से ज़्यादा भाग बच्चे के मुँह के अंदर होना चाहिए। इसको हम लोग शुरू से ही देख लेते हैं। स्तनपान के लिए सही स्थिति और लगाव देखें तथा सलाह दें। तो क्या देखना है? देखना ये है कि बच्चे की ठुड्डी स्तन से सटी होनी चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि स्तन से बिल्कुल ठुड्डी बच्चे का सटा रहना चाहिए। बच्चे का मुँह पूरा खुला होना चाहिए। जितना ज़्यादा मुँह खुलेगा, तो वो स्तनपान करने में बच्चे के लिए उतना सहूलत होगा। बच्चे को का निचला होंठ बाहर की ओर मुड़ा होना चाहिए और निप्पल के चारों ओर का काला भाग नीचे की अपेक्षा ऊपर अधिक दिखना चाहिए। यानी कि जो नीचे वाला काला भाग है, वो बच्चे के मुँह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और ऊपर का हिस्सा का जो काला भाग है, वो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन नीचे का हिस्सा बच्चे के मुँह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सही स्थिति स्तनपान के लिए माना जाता है। अब देखिए हम लोग ये पूरक आहार की बात कर रहे हैं, ये 6 माह से बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है जब, तो खाना बनाने के पहले और खिलाने से पहले हाथ धोएँ, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा ताज़ा खाना बनाएँ और उसे ढक कर रखें। ये तो पंच लाइन है। मतलब ये हुआ कि ये तो हम लोग को ध्यान देना ही देना है हर बार, जब भी हम लोग पूरक आहार बच्चे को देते हैं तो। पूरक आहार एवं स्तनपान जारी रखने का क्या महत्व है? महत्व ये है कि 6 माह की आयु पूर्ण हो जाने पर बच्चों को अर्ध ठोस मुलायम खाद्य पदार्थ से परिचित कराया जाना चाहिए। क्योंकि क्योंकि बच्चे की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 6 माह के उपरांत अकेले माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। जैसे 6 माह हम लोग कहते हैं कि सिर्फ़ माँ का दूध देना है, तो 6 माह जैसे कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ैक्टली 6 माह से हम लोग को उनको ऊपरी आहार देने की ज़रूरत है कि उस समय जो उनका शरीर जो बड़ा विकास विकसित जो होता है, तो उसको ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग देंगे, इसका बताया गया है कि वो अर्ध ठोस और मुलायम खाद्य पदार्थ होगा। छोटे बच्चों के 6 माह से 24 माह की आयु का समय तीव्र वृद्धि और विकास का होता है और शरीर अतिरिक्त पोषण की माँग करता है। तो क्यों हम लोग पोषण पूरक आहार को महत्व देते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है, ये दोनों बिंदु। साथ ही साथ जब भी पूरक आहार हम लोग बच्चे को देंगे, तो 2 साल तक स्तनपान हम लोग को जारी रखना है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग भी होना चाहिए। कम से कम 2 वर्ष या उससे आगे तक स्तनपान कराना भी जारी रखना चाहिए क्योंकि यह पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है एवं ऊर्जा प्रदान करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। यह नवजात शिशु को होने वाले संक्रमण से उनकी रक्षा करता है, विशेषकर उन शिशुओं के लिए जो पूरक आहार शुरू किए जाने से पूर्व संक्रमण होने के कारण कमज़ोर हैं। तो ये देख रहे हैं कि बीमारी से बचाना, बीमारी से रक्षा करना, माँ का दूध ये बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग पूरक आहार शुरू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू रखेंगे मिनिमम 2 साल तक स्तनपान भी। अब हम लोग जब भ्रमण करने के लिए जाएँगे, तो हम लोग को पूरक आहार के संबंध में माँ या जो भी बच्चे का देखभाल करता है, से क्या जानकारी प्राप्त करना है, उस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि यह पूछ कर शुरुआत करना कि क्या माँ बच्चे को स्तनपान करा रही हैं। ये सबसे पहली चीज़ हम लोग को ये जानना है कि 6 माह के ऊपर स्तनपान जारी है या नहीं है। उसके लिए हम लोग 1 दिन में कितनी बार स्तनपान कराती हैं, ये भी पूछना होगा। दिन और रात दोनों में
कराती हैं, ये जानकारी लेना है। क्या रात में बच्चे को स्तनपान कराया जाता है? यदि हाँ, तो रात में बच्चे को कितनी बार स्तनपान कराया जाता है? ये जानकारी हम लोगों को लेना है, क्योंकि जो जानकारी हम लोग उनसे लेंगे, उसी के आधार पर हम लोग उनको सुझाव या सलाह उनको दे सकते हैं। इसलिए पहला हम लोग का तरीका होता है संचार में कि हम लोग सबसे पहले उनसे जानकारी इकट्ठा करें, पूछें, पता करें। क्या बच्चे को कोई अन्य आहार या तरल पदार्थ भी दिया जाता है? इस विषय पर भी हम लोग को वहाँ पे घर में जाके पता करना है, देख कर भी और पूछ कर भी। तो क्या है, कौन-सा आहार या तरल पदार्थ दिया जाता है? ये हम लोग को पूछना है। ये प्रतिदिन कितनी बार दिया जाता है? ये भी जानकारी लेना है। तीसरा है, क्या आहार गाढ़ा या पतला होता है? ये भी सवाल हम लोग को पूछना है कि आहार के रूप में जो तरल पदार्थ बच्चे को दिए जा रहे हैं, वो गाढ़ा है या पतला है। उसके बाद बच्चे को आहार देने के लिए आप क्या चम्मच, थाली, कटोरा उपयोग करते हैं? ये विषय पर भी जानकारी लेना है। बच्चों की थाली, कटोरी, छोटा चम्मच कितना बड़ा है? ये हम लोग को एक बार देखना भी है और ये पूछना भी है उनसे। क्या बच्चे को परिवार के सदस्यों से अलग भोजन दिया जाता है? ये प्रश्न भी हम लोगों को करना है। और बच्चे को आहार कौन और कैसे देता है, इसकी जानकारी भी हम लोग को लेना है। बच्चे को आहार देने में माँ देखभालकर्ता का कौन-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यानी कि माँ या देखभालकर्ता को बच्चे को स्तनपान कराने में या आहार देने में क्या परेशानी घर में सामना कर रही हैं अगर वो, तो इसकी जानकारी भी हम लोग को उनसे पूछ कर लेना है। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग 6 माह पूर्ण होने पर पूरक आहार घरेलू घरेलू क्या माप होने चाहिए और कैसे हम लोग तैयार करेंगे, उस पे अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6 माह पूर्ण होने पर प्रत्येक दिन 2 से 3 बार नरम अच्छी तरह से मसले हुए भोजन के 2-3 बड़े चम्मच खिलाना शुरू करें। अर्थात 6 माह जैसे पूर्ण हो जाता है बच्चे को, तो हम लोग उसको कम से कम दिन में 2 से 3 बार उनको आहार देंगे और हर बार 2 से 3 बड़े चम्मच उनको खिलाना सुनिश्चित करेंगे। और 6 से 9 माह अगर बच्चा हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको भी मसला हुआ भोजन जो है, वो हम लोग जो भोजन बना रहे हैं, उसी तरह का भोजन देंगे, लेकिन उसको भी 2-3 बड़े चम्मच भोजन हम लोग धीरे-धीरे बढ़ाएँगे, जो कि आधा कप तक कम से कम ये 9 माह होने तक आधा कप जो है ना, वो बच्चे को हम लोग दें। और बीच-बीच में जो 2-3 बार उनको हम लोग ये देंगे, उसके अतिरिक्त भी हम लोग 1-2 बार नाश्ता बच्चे को नाश्ता के रूप में भी उनको खाना शुरू करेंगे। यानी कि 2-3 बार तो उनको भोजन होगा जो आधा कटोरी के लायक होगा और 1-2 बार जो है सो हम लोग नाश्ते के रूप में उससे कम अल्प रूप में हम लोग उनको आहार देंगे। 2 साल की उम्र तक स्तनपान जारी रखें, ये भी ध्यान देना है और एक समय में एक आहार से परिचय कराएँ। यानी बच्चे को हम लोग देखेंगे ट्राई करके कि कौन-सा आहार बच्चे को पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से उनको बदल-बदल के हम लोग उनको अलग-अलग बच्चे को खिला सकते हैं। उसके बाद है कि हम लोग 9 माह पर पूरक आहार तैयार करेंगे, वो कैसे होगा? तो आकलन करें कि माँ देखभालकर्ता आयु के अनुसार पूरक आहार दिया जा रहा है या नहीं। ये हम लोग को वहाँ पे देखना है। बच्चे को अलग बर्तन में खिलाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो बच्चा कितना खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है, इसका आकलन करना मुश्किल होगा। माँ के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ अगर उनको खिलाते हैं, तो बच्चा थोड़ा खा रहा है या नहीं ठीक से खाया है, पता नहीं चलेगा। अलग बर्तन उनके होने से ये जानकारी हम लोग को मिलेगा। 9 माह से 12 माह तक कम से कम आधा कप कटोरा
दिन में 3 से 4 बार कटा या मसला हुआ भोजन और ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चे जिसे अपने उँगलियों से उठा सके, प्रत्येक दिन बच्चे को भोजन में दिया जाना चाहिए और बीच में 1-2 बार नाश्ता भी बच्चे को खाने को देना चाहिए। यानी छोटे बारीक हिस्से में काट कर जो आहार हैं, फल हैं या ऐसी चीज़ें हैं, वो भी दे सकते हैं और ये आधा कप माने मिनिमम यहाँ पर माना जा रहा है कि आधा कप हम लोग जो है सो 3 से 4 बार बच्चे को हम लोग यहाँ पे खिलाएँगे। मात्रा को हम लोग धीरे-धीरे बढ़ाना है और 2 साल की उम्र तक स्तनपान जारी रखना है। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी 9 माह से 12 माह तक के बच्चों का। तो 12 माह तक के बच्चे में भी वही स्थिति है कि उनके लिए भी हम लोग खाद्य पदार्थ 12 से 2 वर्ष तक बच्चे को परिवार में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ से परिचय कराएँ। यानी कि जो सामान्य रूप से जो हम लोग दाल-चावल, सब्ज़ी ये सब जो भी हम लोग खा रहे हैं, उन चीज़ों से उनका परिचय कराना शुरू करना है और प्रत्येक दिन में 3 से 4 बार कटा या मसला हुआ 3/4 से 1 पूर्ण कप, यानी पूरा 1 कप की जो मात्रा है, हर बार हम लोग इतनी मात्रा हम लोग जब 3 से 4 बार बच्चे को खिलाएँगे, तो लगभग 1 कप या 3/4 कप की मात्रा हम लोग उनको खिलाएँगे। 15 माह का अगर बच्चा है, तो उनके लिए भी हम लोग को खाने का जो है सो उनका आकलन करना है कि आकलन करें कि माँ देखभालकर्ता द्वारा आयु के अनुसार पूरक आहार दिया जा रहा है या नहीं। बच्चे को अलग बर्तन में खिलाएँ, ये सभी उम्र में ये लागू है दोनों चीज़। 12 माह से 2 वर्ष तक परिवार में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ से परिचित कराएँ। प्रत्येक दिन में 3 से 4 बार कटा या मसला हुआ 3/4 से 1 पूर्ण कप प्रति कटोरी भोजन बच्चे को खाने में दिया जाना चाहिए और बीच में 1 से 2 बार नाश्ता भी बच्चे को खाने को दें। यानी कि यहाँ भी बताया जा रहा है कि हम लोग करीब-करीब 1 कटोरा भोजन और 1-2 बार उनको नाश्ते के स्वरूप कटा हुआ फल या और भी कोई वस्तु हम लोग उनको दे सकते हैं। लेकिन जो हम लोग पूरक आहार जो बच्चे को दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इंश्योर कराना भी बहुत ज़रूरी है कि सही क्वालिटी या सही प्रकार से बच्चे को ऊपरी आहार दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है उसके गुणवत्ता के लिए? तो उसमें है कि हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरक आहार पर माँ और देखभालकर्ता के लिए महत्वपूर्ण संदेश क्या-क्या है? पहला ये है कि 6 माह की आयु में शुरू करना है, यानी कि 6 माह से डिले नहीं होना चाहिए। जैसे 6 माह होता है, तो उसका पूरक आहार प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। दूसरा है कि अनावश्यक रूप से पतला ना करें, दाल खिलाएँ, दाल का पानी नहीं है। उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, ये गाढ़ा चीज़ होना चाहिए, वैसा चीज़ जिसको अगर हम लोग चम्मच से गिराते हैं, तो वो चम्मच में चिपक कर यानी कि सटा हुआ मतलब वो गिरे। ये नहीं कि वो पानी की तरह बह जाए। इस तरह का पतला भोजन बच्चे को नहीं देना है पूरक आहार में और दिन में 4 से 6 बार दूध भी पिलाना है। ये इम्पोर्टेंट है पूरक आहार के साथ-साथ। चौथा नंबर क्या है कि भोजन में घी और तेल मिलाएँ। अगर घी अगर उपलब्ध है या अगर संभव है तो घी और अगर घी नहीं है तो तेल, इस तरह का जो है ये भी हम लोग को भोजन में बच्चे का मिक्स करना है। जो भी हमारा भोजन बच्चे के लिए बनाया जाएगा तो उसमें कुछ तेल या घी जो हो उसको भी डालना। लाल और हरी सब्जियाँ जितना अधिक हरा या लाल होगा उतना ही अधिक अच्छा होगा। इसलिए ये जो लाल हरे जो सब्जियाँ दिखाया गया है इसमें फ़ोटो में जैसे गाजर है, जैसे कि कुछ हरा साग है, बीट है, आम है, केला है, टमाटर है। ये जो भी लाल, हरा इस तरह के जो सब्जियाँ हैं, ये सबको भी हमको उनके पूरक आहार में मिक्स करना है। उसी तरह से मसल कर, गलाकर जैसे कि बात कही की जा रही है, इस तरह के आहार बना के उनको देना है और 6 नंबर पे है कि दूध, अंडे, मांस और मछली
बच्चे इन्हें पसंद करते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जहाँ संभव है वो दूध, अंडा, मछली और अगर घर का ये भोजन कराने में माने घर के माहौल में ये आता है, तो ये सब भी बच्चे को देना है क्योंकि ये बच्चे को अच्छा भी लगता है और उनके सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी, लाभकारी होता है। 7वाँ पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि बीमार के दौरान सामान्य पोषण जारी रखें और बीमारी ठीक होने के बाद अतिरिक्त भोजन खिलाएँ। तो वो बीमार हो जाता है तो उसकी वजह से बच्चे को खाने में रुचि नहीं होता है तो या फिर मेहनत होता है तो उसके चलते जो माँ-बाप हैं वो बच्चे को खिलाने में सोचते हैं कि चलो कम ही खिला दिए तो कोई बात नहीं है। ले ऐसा नहीं है, उस समय भी उनको जो सामान्य उनका खाने का तरीका है उस हिसाब से उनको पोषण मिलना चाहिए और ये भी बात है कि बीमारी के समय स्तनपान भी जारी रखना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्तनपान को भी कई बार बीमार है बच्चा तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये नहीं होना। हम लोग अब शर्मिष्ठा जी से अनुरोध करेंगे कि ये हमारा जो विषय है बीमार और कुपोषित बच्चों का हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल पर पोषण संबंधी बातों पर चर्चा कर रहे हैं और जो भी आपने अभी तक सुना कि 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध और 6 महीने पूर्ण होने पर उसको माँ का दूध के साथ पूरक आहार उसको कैसे देना है, कितना देना है और पूरक आहार की महत्वपूर्ण 7 संदेश ये हम लोगों ने अभी तक सुना और हमारे चर्चा में आया और आपने ये अभी तक जितने भी प्रशिक्षण लिया ये आपने देखा ही होगा कि आप कैसे उसको देखते हैं, उसके मात्रा कैसे होते हैं और उसको कैसे देना चाहिए। जैसे आप अभी आप सुन रहे थे कि ना बहुत पतला और ना बहुत गाढ़ा, इस तरह से उसको बनाना है। जैसे हम लोग उसको चम्मच से ऐसे उठा के डालते हैं, तो वो जीभ का आकार बन के नीचे गिरता है। तो ये आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग सुनेंगे कि कुपोषित बच्चे जब बीमार पड़ते हैं या उनको हम कैसे बीमार और कुपोषित बच्चे की आहार हम कैसे दे सकते हैं। तो बीमार और कुपोषित बच्चे के आहार के लिए हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि प्रतिक्रियात्मक या ज़िम्मेदारी या जिसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं उससे तथा बीमार और कुपोषित बच्चों को हम कैसे आहार देंगे? प्रतिक्रियात्मक या ज़िम्मेदारी जैसे हम लोग इस बात को रखते हैं तो हम समझते हैं कि प्रतिक्रियात्मक या ज़िम्मेदारी से आहार खिलाने की का जो तात्पर्य है वो बच्चों को खाने के लिए प्यार से प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको ज़बरदस्ती खिलाना है। बहुत समय हम लोग ये करते हैं कि खाना खिलाना है इसलिए बच्चों को उसकी रुचि अनुसार नहीं ऐसे ही उसको ज़बरदस्ती कुछ भी हम लोग खिलाने की कोशिश करते हैं और बच्चे उस आहार में अगर संतुष्ट नहीं है, उस आहार से अगर उसको रुचि नहीं है, फिर भी हम अपने कार्य पूरा करने के लिए बस उसको ज़बरदस्ती खिला देते हैं। तो ऐसा ना करें और ऐसे करने से भी हम जो माताएँ हैं उनको उनसे बातचीत करें। बच्चों को आहार खिलाते समय संयम रखें और उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को खाने के लिए और खाने के लिए ज़ोर-ज़बरदस्ती ना करें। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि खाने के समय संयम रखें, यानी कि हम बहुत हड़बड़ी में बच्चे को ना खिलाएँ कि ताकि जल्दी-जल्दी मेरा काम हो जाए। हम बस इसको खाना खिलाना है, खाना खिलाने के बाद मेरा काम हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए तो हम धैर्य से उसके खाने पे समय दें और संयम रखें, ना कि ज़बरदस्ती उसको खाने के लिए करें और उनको खाने में रुचि हो ऐसे हम उसको प्रोत्साहित करें, ना कि उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करें। खाने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जैसे मिले-जुले भोजनों, स्वादों के अनुसार तरीके को अपनाने की कोशिश करें। हम जब भी उसको खाना खिलाने की बात करते हैं, तो हम उसको ये भूल जाते हैं कि वो बच्चे हैं तो उनके भी मुँह में शायद स्वाद है या वो भी उस स्वाद को समझ सकते हैं। इसीलिए हम जो भी मिले-जुले भोजन है उसको खिलाएँ और उनके स्वाद अनुसार क्या कैसे स्वाद होगी अ, उस स्वाद अनुसार उसको खिलाने की कोशिश करें, ना कि बस अपने स्वाद अनुसार खाना बनाएँ और उनको खिलाएँ। आहार खिलाते समय बच्चों की ओर देखकर मुस्कुराएँ
और उसके आँखों में देखने के साथ उससे बातचीत करें, क्योंकि आहार का समय सीखने और ममता या दुलार या पेरेंटिंग सपोर्ट जो कहते हैं उसका समय होता है। जैसे कि हम लोग ये वो बात भी याद रखे थे कि जब हम स्तनपान कराते हैं तो भी हम शिशु को कैसे पकड़ते हैं और शिशु के तरफ देखते हैं या शिशु के आँखों को देखते हैं और उनसे मुस्कुराते हुए हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जब छोटे बच्चों को हम खाना खिलाएँगे तो वहाँ भी उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनके आँखों में देखेंगे, उनके साथ मुस्कुरा के बात करेंगे और समय देंगे। ताकि इस समय आप उसके साथ जो ममता का रिश्ता बनेगा वो और गाढ़ा होगा। बच्चों की बीमारी में छोटे मात्रा में थोड़े-थोड़े समय में लगातार या अतिरिक्त भोजन और अधिक तरल पदार्थ दिए जाने की आवश्यकता होती है, जिसमें स्तनपान भी शामिल है। जब बच्चे बीमार होते हैं, तो उन्हें छोटी-छोटी मात्रा में ही खाना देने की हम कोशिश करते हैं और लगातार उनके भोजन के ध्यान रखते हैं कि वो किस तरह के भोजन कर रहे हैं और छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको खाना देना चाहिए। अधिक तरल पदार्थों की हम बात करते हैं कि उनको अधिक से अधिक तरल पदार्थ, पेय पदार्थ दिए जाए और यहाँ पर स्तनपान बंद ना किए करके स्तनपान उसमें शामिल होनी चाहिए ताकि वो स्तनपान भी कर सके। ये है वृद्धि चक्र। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे की एक लाल रंग है, बीच में पीला रंग है और उस सबसे ऊपर ये हरा रंग है। तो जो हम देख रहे थे इससे आगे कि कैसे बच्चे की विकास हो रही है कि नहीं हो रही है, इस तरह से अगर रेखा वक्र और वक्र मतलब टेढ़ा और वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि बच्चा ठीक से वृद्धि कर रहा है और वो स्वस्थ है। अच्छी पद्धतियों पर बल देने के लिए माँ को देखभालकर्ता को प्रशंसा करें और उनको लगातार ऐसे ही बच्चे के बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ने अभी सुना देखा और समझा कि HBYC के तहत हम लोग HBYC क्या है, और उसमें पहला चैप्टर था हमारा पोषण न्यूट्रिशन के बारे में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रशिक्षण समझ में आया होगा और उसको अपने लिया होगा, और उसको आने वाले टाइम में और आपके पास इससे संबंधित बहुत सारे IC मटेरियल है, मॉड्यूल है, या आपके प्रखंड में या सैया साथी हैं, उनसे आप लोग राय लें और उनसे और जानने की कोशिश करें, कुछ बिंदु अगर रह गए हैं तो, और अपने से उसको समझें, पढ़ें, और जब फील्ड में जा रहे हैं तो अपनी गतिविधियों में भी उसको इस्तेमाल करें। और हमारे DPC आरिफ जी हैदर जी हैं, जिन्होंने ये प्रशिक्षण दिया, और शर्मिष्ठा सरकार जी, दोनों को ही धन्यवाद। और फिर कल हम लोग इसी वक्त नए विषय के साथ